नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दक्षित IAS अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है अविकारी अव्यय शब्द, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अविकारी या अव्यय शब्द किसे कहते हैं। अविकारी, अ प्लस विकार, मतलब जिस शब्द या वाक्य या शब्दांश या पद में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, विकार पैदा ना हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द होते हैं, उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। ठीक है। अविकारी को हम उसका ना रूप परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही उसमें फेरबदल कर सकते हैं, ना ही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ गया। अविकारी शब्द उसे कहते हैं। तो अविकारी शब्द हिंदी ग्रामर में कौन सा होता है, हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द को कौन से कहलाते हैं, तो उनका नाम होता है अव्यय। अव्यय। ठीक है। तो क्रिया विशेषण, सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय है। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले अव्यय शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अब अव्यय के प्रकार कितने हैं देखिए। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखो, जबकि कतिपय विद्वान इसके भेद निम्नानुसार करते हैं। वैसे तो क्रिया विशेषण मुख्य रूप से तो 4 माने गए हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वान इनको अनेक भागों में बांटते हैं। ये कौन कौन से भाग हैं वो देखो। पहला है काल बोधक क्रिया विशेषण। काल प्लस बोधक, मतलब काल का मतलब होता है समय, समय का बोध कराने वाला, काल का बोध कराने वाला। काल 3 होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो इसमें देखो ये क्रिया विशेषण कौन से हैं? वे अव्यय शब्द, यानी वे कौन से अव्यय शब्द हैं जो काल का बोध कराते हैं? तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। जैसे कब, जब। कब का क्या मतलब निकल रहा है? कब, यह कब हुआ, किसका ज्ञान हो रहा है? समय के बारे में पूछ रहा है। जब, जब तुम वहां थे, मतलब समय के बारे में बता रहा है। कल, कल ये होगा, मतलब कल के बारे में बता रहा है, आने वाले कल के बारे में बता रहा है। आज, आज क्या है? समय के बारे में है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन हो गया। प्राय, साय, साय शाम का समय हो गया। अभी अभी मतलब जस्ट ही, लगातार, कंटिन्यू, अब तक, पहले, बाद में। ये वे अव्यय शब्द हैं जो किसका ज्ञान करा रहे हैं हमें? ये हमें काल बोधक यानी समय का ज्ञान करा रहे हैं। उन अव्यय शब्दों को किस नाम से जानते हैं? काल बोधक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब समझ में आ गया? क्रिया की विशेषता बतलाना। और जब इन अव्यय शब्दों का प्रयोग होगा तो इसमें समय के बारे में क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद में है, आगे है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। स्थान बोधक, स्थान बोधक का मतलब क्या हो गया? स्थान का बोध कराने वाले। स्थान बोधक, जिस क्रिया विशेषण में किसका होता है? स्थान का बोध होता है। किसी स्थान के बारे में हमें क्या मिल रही है? सूचना मिल रही है, उसका बोध हो रहा है, उसे स्थान बोधक कहते हैं। जैसे देखो, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जैसे ऊपर, नीचे। ऊपर का स्थान बता रहे हैं, नीचे का स्थान के बारे में बता रहे हैं, पास में बता रहे हैं, पास का कोई स्थान है, दूर के कोई स्थान के लिए दूर का प्रयोग किया जा रहा है, इधर के लिए उधर, इधर उधर क्या है? स्थान है, या कोई सामान रखा हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ, वहां, जहां, तहां, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। ये अव्यय शब्द कौन से हैं? पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इधर उधर, यहाँ वहां, जहां तहां, दाएं बाएं, कौन से क्रिया विशेषण के अव्यय शब्द है ये? तो ये है स्थान बोधक। ये किसके बारे में ज्ञान करवा रहे हैं? ये हमें किसी स्थान का बोध करवा रहे हैं, किसी स्थान के बारे में ज्ञान करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन से हो गए? स्थान बोधक क्रिया विशेषण हो गए। समझ में आ गया?
ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब हो गया नाप तोल करना। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मात्रा कितनी होती है, बहुत, यह बहुत मात्रा में है। अति, ये बहुत ही कम है, अति। सर्वथा, कुछ, यह कुछ मात्रा है। थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब, ये वे अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग क्रिया के होने की मात्रा, मतलब मात्रा का ज्ञान कराते हैं, जहां पे उसे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। इन अव्यय शब्दों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनके अंदर बदलाव नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर हेर फेर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अव्यय शब्द है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का काल, वचन, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं, अव्यय शब्द बोलते हैं। तो ये वही शब्द है। इनका प्रयोग करने के लिए हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए प्रयोग के समय, ठीक है। अब है रीतिबोधक क्रिया विशेषण। रीतिबोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या फिर क्या होता है, ढंग का बोध कराते हैं। रीति किसे कहते हैं, ढंग को कहते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, समय, यथाशक्ति, निसंदेह। ये शब्द किसका ज्ञान करा रहे हैं, ये शब्द हमें किसी क्रिया के ढंग या फिर उसकी रीति, मतलब स्थिति किस प्रकार है, उसका बोध करवा रहे हैं। इनका प्रयोग भी क्रिया के होने की रीति की जगह प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे है कारण बोधक क्रिया विशेषण। कारण, कारण मतलब जानना। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, ठीक है, कि क्रिया किस लिए प्रयोग में ली गई है या यहाँ कौन सी क्रिया का प्रयोग क्यों किया गया है, कारण जानना है। जैसे इस तरह, ये क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि इस तरह ये हुआ था, ठीक है। इसमें कारण के बारे में जाना हो तो हमें कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग में लेना है, तो वो है इस तरह, अतः, किस प्रकार, ठीक है। किस प्रकार, इस तरह, अतः, ये क्या है, कारण बोधक क्रिया विशेषण। उसके बाद में आगे हैं स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं। क्रिया की स्वीकृति मतलब कार्य को करने की सहमति प्रकट करते हैं। जैसे अवश्य, मतलब कोई कार्य के लिए कहते हैं कि आप ये कार्य कर दोगे क्या, अवश्य, सहमति दे रहे हैं कि हाँ क्यों नहीं, अवश्य कर देंगे। बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा है, हम भी करेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें सहमति मांग रहे हैं, सहमति दी जाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में आगे देखो निषेध बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं। निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना, नकारात्मक भाव। तो यहां पे देखो निषेध के लिए कौन कौन से शब्द हैं, वे कौन से अव्यय शब्द हैं, वो है न, नहीं और मत। न, नहीं और मत किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये निषेध बोधक क्रिया विशेषण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। यानी निषेध बोधक क्रिया विशेषण में कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा अव्यय शब्द के रूप में, तो वो है न, नहीं और मत। इसके बाद में है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो देखो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं। जैसे कहाँ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ।
तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पे लगेगा वहां पे कौन से होंगे, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। यानी प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर जो क्रिया विशेषण काम में लिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे कहाँ और कब, ठीक है। उसके बाद में है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, देखो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं, भी इसमें क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है उसके निश्चय को प्रकट कर रहे हैं। जैसे वास्तव में और मुख्यतः, ये क्या है, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण है, ठीक है। उसके बाद में अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के अनिश्चय को प्रकट करते हैं, यानी क्रिया होगी या नहीं होगी इसके बारे में क्या है, अनिश्चय है, वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद, शायद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभवतः ऐसा ही होना चाहिए और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, शायद और संभवतः ऐसे, ये कौन से क्रिया विशेषण है, ये है अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण है, ठीक है। जैसे देखो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर आगे पीछे नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी है तथा संबंध बोधक अव्यय भी है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए की होगा तो वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे, किंतु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। यानी इन अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषणों का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, देखो यदि क्रिया की विशेषता के लिए किया गया है तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। यदि संज्ञा या सर्वनाम का बोध अन्य वाक्य के शब्दों के साथ किया जाएगा तो उन्हें क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ये दो रूपों में होते हैं, संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया की विशेषता बतलाएंगे तो उसे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे, और यदि ये कर्ता का अन्य शब्दों, वाक्य के अंदर अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताएंगे तो वहां पे इनका नाम जो होगा वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रही है, ठीक है। उसके बाद में है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं, देखो वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे देखो किस प्रकार, इनके प्रकार हैं, दो प्रकार के हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है संयोजक और दूसरा है विभाजक। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसके दो भेद हैं, पहला है संयोजक और दूसरा है विभाजक। संयोजक का मतलब समझ गए, जोड़ना हो गया, विभाजक का मतलब अलग करना, जहां से वाक्य अलग होता है। तो देखो इनके बारे में डिटेल से देखेंगे आगे क्या बोला है इसने। तो संयोजक कौन से होते हैं, संयोजक के बारे में देखो, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे वे शब्द कौन कौन से हैं, अव्यय शब्द जो दो वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ रहे, एक तो है और, ये दो शब्दों को भी जोड़ता है, जैसे माता और पिता, ठीक है। तथा और एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि, ये वे शब्द हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वहां इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में विभाजक हो गया। विभाजक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं, जहां पे शब्द को अलग किया जाता है, ठीक है ना, दो वाक्यों को अलग किया जाता है। जैसे किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि। ये कौन से शब्द हैं, ये वे शब्द हैं जो एक वाक्य कंप्लीट हो गया उसके बाद में किंतु लगा दिया, इसका मतलब पहले वाला कंप्लीट हो गया, नया शुरू हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। एक वाक्य को कंप्लीट करके दूसरे वाक्य को शुरू करके उसे कंप्लीट करते हैं, वहां पे इनका विभाजक का प्रयोग होता है। और संयोजक के अंदर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों, अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।